अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक पिछले कई माह से जो सनसनीखेजी जारी थी उसमें जनरल आसिम मुनीर की नामजदगी के बाद काफी हद तक कमी आई है, मगर अब भी साबिक वजीर आजम इमरान खान कल रावलपिंडी में अपने जलसे से सियासी सस्पेंस कायम रखना चाहते हैं। ताजुब की बात यह है कि नए आर्मी चीफ की नामजदगी के बाद इदारों से गैर सियासी रहने का मुतालबा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब नए आर्मी चीफ से भी जल्द इंतखाबात में किरदार अदा करने की उम्मीदें बांध दी हैं। मगर इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बदलते बयानात मुसलसल कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाक फौज की नई क़यादत से चाहती क्या है। क्या इमरान खान ये चाहते हैं कि फौज की नई क़यादत सियासत और सियासी फैसलों से बिल्कुल दूर हो जाए, या इनकी ये ख्वाहिश है कि नामजद आर्मी चीफ जल्द इंतखाबात में अपना किरदार अदा करें। इमरान खान का मुसलसल ये मौक़िफ़ है कि वो मुस्तकबिल के लाएमल का ऐलान कल जलसे में करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुद इस मामले पर लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं कि कल का जलसा कितना तवील होगा और क्या इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे या रावलपिंडी में धरना देंगे। रावलपिंडी इंतजामिया से मुसलसल डेडलॉक की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का मुकाम 3 बार तब्दील हो चुका है, मगर अब आखिर यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरी रोड रहमानाबाद के मुकाम पर जलसा करेगी, जबकि परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत ना मिलने के बाद इमरान खान का हेलीकॉप्टर रावलपिंडी के एरिड यूनिवर्सिटी में उतरेगा। अहम बात यह है कि इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजतनामे में सिर्फ 1 दिन का जलसा करने की इजाजत दी है, मगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने आज ये इशारा दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजमा पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान भी रावलपिंडी स्टेडियम से चंद कदम के फासले पर मौजूद होगा। जिस वक्त क्रिकेट का मैच होता है तो ग्राउंड के अंदर 30-30, 40-40 हज़ार बंदा होता है ग्राउंड के अंदर, तो वो सिक्योरिटी से अगर खतरा नहीं पैदा होता तो ग्राउंड के बाहर अगर लोग बैठे हुए जबरदस्त है, यहीं पे स्क्रीनें लगा देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा। असद उमर रावलपिंडी में लंबी सियासी इनिंग्स खेलने का इशारा दे रहे हैं, मगर वजीर दाखिला नाज सनाउल्लाह ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया है कि जलसे में दहशतगर्दी का खतरा है, दहशतगर्द तंजीमें तहरीक इंसाफ के इज्तिमा से फायदा उठा सकती हैं। इमरान खान अपना जलसा मुलतवी कर दें। इमरान खान साहब, ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें। आज मैंने मीटिंग ली है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट के तौर पे इस इज्तिमा के मुतल्लक हुकूमत को आगाह किया है कि इससे कोई भी दहशतगर्द तंजीम या दहशतगर्द जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। आपकी अपनी जान को भी जो है ख़तरा लाहक है और इसमें कुछ आपने भी खुद भी कंट्रीब्यूशन जो है वो की हुई है। राना सनाउल्लाह के इस मुतालबे पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने जवाब दिया है कि अगर सबकी जानों को खतरा है तो आप वजारत पर किस लिए बैठे हुए हैं, आप इस्तीफा दे दें। सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फ़लाने को भी ख़तरा है, फ़लाने को भी ख़तरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है और इमरान खान की हिफाजत तो और ज़्यादा ज़रूरी है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफ़ा दें और कोई और काम करें जाके। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ये बुनियादी शर्त है कि हुकूमत ऐलान करे कि वो जल्द इंतखाबात के लिए तैयार है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए आर्मी चीफ से भी जल्द इंतखाबात की तारीख दिलवाने में किरदार अदा करने की तवक्को कर रही है, मगर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि अब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से किसी चीज़ की तारीख नहीं मिलेगी। अगर इमरान खान को जल्द इंतखाबात चाहिए तो सियासी जमातों से बात करना होगी। आप ये फरमा रहे हैं कि मैं इलेक्शन की तारीख मुझे चाहिए, मैं इलेक्शन की तारीख लेने आ रहा हूँ। इमरान खान साहब, आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। अब आपको इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तारीख नहीं लेके देगी। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब इस बात के ऊपर एज इंस्टीट्यूशन फैसले के ऊपर खड़ी है कि वो किसी कीमत पे भी अपने आईनी रोल से ना पीछे हटेगी ना उससे जो है वो बाहर आएगी। आप सियासतदान बने, सियासतदानों में वापस आएँ, आप PDM की क़यादत से बैठें। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को दावत दी कि इमरान खान साहब, आप सियासतदान बने, सियासत में वापस आएँ, अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं तो सियासतदानों से डायलॉग करें। एक तरफ राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़
वही है जो पहले था कि जल्द इंतखाबात की यकीन दहानी के बाद ही मुज़ाकरात का आगाज हो सकता है। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट के किरदार से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात भी कई सवालात को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत और सियासी फैसलों से दूर हो, तो कभी कहा जाता है कि हमें नए आर्मी चीफ से तवक्कुआत है कि वो जल्द इंतखाबात के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपने एलामिये में भी ये कहा है कि पाकिस्तान का दर्द रखने वाले तमाम इदारों और शख्सियात को जल्द इंतखाबात के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन इसके बाद आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करके इंतखाबात पर रजामंदी जाहिर करे और इदारों को सियासी फैसलों का हिस्सा ना बनाए। सियासी जमातें फ्रेमवर्क खुद तय करें। यानी कभी कहते हैं कि आर्मी अदा करें, कभी कहा जाता है कि इदारों को सियासी फैसलों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बहरहाल उम्मीद है कि इमरान खान जलसे में वाज़ेह मौक़िफ़ देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किससे क्या चाहती है, और इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर अयाज सादिक ने। अयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अयाज साहब, पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि चीफ की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, प्रोसेस स्मूथ होगा या नहीं होगा। बहरहाल उससे एंड से हम देख रहे हैं, क्योंकि अब नामजदगी हो चुकी है नए आर्मी चीफ के हवाले से, तो कुछ गैर यकीनी कम हुई है, लेकिन ये जो तालबा है तहरीक इंसाफ का वो अभी तक जिंदा है। कल जलसा भी कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, या उस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल जारी रहेगी? क्योंकि अब वो नए आर्मी चीफ से भी मुतालबा कर रहे हैं। आपने सुना होगा, हमने सुनवाया कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि उनको पब्लिक पोजीशन लेनी चाहिए कि मुल्क के मसाइल का हल फौरी इलेक्शन में है। यही तो अनफॉर्चुनेट चीज़ है मोहतरम, हमारे दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं असद उमर साहब, अगर वो फौज को फिर से घसीट रहे हैं इन चीज़ों में, ये बदकिस्मती है हमारी। ये हमारी एक ऐसी गैर जमहूरी सोच है कि वो जब नहीं आना चाह रहे आप ज़बरदस्ती उनको खींचना चाह रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरा, मुज़ाकरात जब होते हैं तो बैठ के ये चीज़ें तय होती हैं कि किस चीज़ पे होगा, हमारे क्या नुकात हैं और आपके क्या नुकात हैं। जब वो डिस्कशन होगी, ये नहीं हो सकता कि हम आएंगे तब पहले आप ऐलान करें कि इलेक्शन होगा। तो हम भी ये कह सकते हैं, हम तब आपके साथ बैठेंगे जब टाइम पे 2023 में इलेक्शन होगा, फिर बैठे। तो ये तो जमहूरी बात नहीं है। और सियासतदानों को तो हमेशा बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, और बात करके चीज़ें मुल्क के मफाद में हल करनी चाहिए। और जो डार साहब की मुलाकात हुई या उससे पहले जिन साहिबान की मुलाकात जिससे भी हुई है, उसमें कोशिश यही की गई, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि PTI के मेजॉरिटी मेंबर हाउस में आना चाहते हैं सिवाय खान साहब के और 2-4 के। और दूसरा, वो बैठ के बात करना चाहते हैं, जो कि खान साहब कहते हैं कि नहीं जी ये होगा तो मैं करूँगा। तो ब्लैकमेल हो के तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बैठ के दोस्तों की तरह, कुलीग्स की तरह बात हो सकती है और होनी चाहिए भी। इकॉनमी के हवाले से होना चाहिए। फ्लड्स आए हैं, 32-32.5 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हो गया है, और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, इंटरनेशनल डोनर्स कह रहे हैं, UNDP ये कह रहा है। तो हम जब तक बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो मसाइल हल नहीं होंगे। और हमें लेकिन आपने एक अहम बात की, आपने कहा PTI के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो दोबारा पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं। ये आपका तज्जिया है, ये आपकी खबर है? क्या ये बातचीत प्रेसिडेंट और इसहाक डार साहब की मुलाकात में हुई है? कैसे आपके इल्म में है ये बात? ना मेरा तज्जिया है और ना प्रेसिडेंट साहब की सोच है ये। अब हर चीज मत पूछिए, मेरे हर तरफ दोस्त हैं, हर जमात में दोस्त है, और दोस्त इसलिए हैं कि अगर हम मिलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि ताल्लुक नहीं, अगर बात नहीं करते तो ताल्लुक नहीं। मगर मेरा बहुत से दोस्तों के साथ 50-50 साल का ताल्लुक है, तो वो ताल्लुक को खत्म तो नहीं हो जाता सियासत से। सियासत वो ये कहते हैं आपसे कि हम आना चाहते हैं लेकिन इमरान खान की वजह से हम नहीं आ पा रहे वापस। जी अच्छा, तो लेकिन अयाज साहब, अब देखें, आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की तारीख लेके नहीं देगी, तो ये आप भूल जाएं। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा ही होगा? क्योंकि जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आप लोग भी बड़ा कंफ्यूज रहे कि हमने हुकूमत चलानी है, कितने अरसे चलानी है, या चलानी है नहीं चलानी है, और ये भी खबरें आती रही कि कहीं ना कहीं से दबाव भी आता रहा कि इलेक्शन की तरफ चले जाए तो बेहतर होगा। तो आर यू कॉन्फिडेंट कि ऐसा कोई दबाव नहीं आएगा आपके ऊपर? आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि ना इंटरफेरेंस होगी, ना दबाव आएगा। जो इनकी ख्वाहिश है ना, जो अभी आपने बताया कि असद उमर साहब ने फरमाया है, देखिए असद उमर साहब तो वो चाह रहे हैं कि जो हालात 2018 से लेके 2-3 साल रहे, उनको अनलिमिटेड सपोर्ट मिली, उनको हर
हर एरिया में सपोर्ट, ना इकॉनमी ठीक कर सके, ना हालात ठीक कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, तो अब वो ये चाहते हैं जो इमरान खान साहब ने अपनी जितनी ये अटैक किया एस्टैब्लिशमेंट पे, वो क्या किया अटैक, इसलिए कि उनको आदत एक पड़ गई थी बैसाखियां यूज करने की। वो बैसाखियां जब नहीं रही तो उन्होंने कहा अब क्यों नहीं है। वो भी एक हद होती है ना किसी की, किसी को आजमाने की। जब उन्होंने फैसला कर लिया कि जी अब हमने सियासत में इंटरफेयर नहीं करना, तो आप जबरदस्ती उनसे कहें कि आप आए। और मुझे अब उनका उस दिन बयान था, अब अमेरिका भी खत्म हो गया, अमेरिका के खिलाफ जो साजिश थी वो भी खत्म हो गई, बैरूनी साजिश भी खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो गई, साइफर भी खत्म हो गया। और अब कहा कि आपने क्यों नहीं रोका। अब ये कोई अच्छा संजीदा सियासतदान की बात नहीं है। मैं असद उमर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूं कि जी आपने क्यों नहीं रोका। मतलब आप अगर ना करें तो आप कहते हैं कि क्यों करते हैं, अगर मतलब किसी तरह भी खुश नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जो असद उमर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि वो कह रहे हैं कि ये मदद ना करें कि किसको हुकूमत में लाना है किसको नहीं लाना है, लेकिन उनके नजर में, उनके मुताबिक ये गैर आईनी बात ही नहीं है कि फौज इलेक्शन के हवाले से स्टेटमेंट दे या इलेक्शन करवाने में मदद हो, फिर कोई भी जीत जाए, चाहे नून लीग जीत जाए या पीटीआई जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाना क्योंकि मुल्क की जरूरत है, वो कोई सियासी बात नहीं है, वो कोई इंटरफेरेंस वाली बात नहीं है अगर आप फौज से भी मुतालबा करें तो। देखें, इस वक्त पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि इलेक्शन कराना जरूरत नहीं है। अब आप उनकी जमहूरियत है तो फिर उनकी बात सुने। माइनॉरिटी ये कह रही है कि ना करें। हमारे पास मेंबर रिक्वायर्ड से भी ज्यादा हैं, उनके अपने लोग 20-25 जितने बैठे हैं वो। आप डेट जिस वक्त अनाउंस करेंगे तो डेट तो आपको वही अनाउंस करनी पड़ेगी ना जो 2023 की, जब तक ये बैठते नहीं। और बैठ के कंडीशनल नहीं हो सकता, बैठ के बात होगी तो आप कंडीशंस लेके आए, टेबल पे रखें और फिर बात करें। ये नहीं कि ये करोगे तो मैं आऊंगा, ये कहें कि मुझे 2 बारियां दोगे तो मैं खेलूंगा, नहीं तो मैं नहीं खेलता। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन या साहब आप लोग क्या इसके लिए ओपन है कि हाँ अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, और बात इस चीज पे हो जाए कि कितना अर्ली हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये अगर आप एडमिट करेंगे कि कर ले, क्योंकि अभी तो आपकी बड़ी एक पोजीशन है ना कि अक्टूबर से पहले नहीं करेंगे हम, लेकिन अगर आप उनको ये खाली एक इशारा दे दें कि हम अर्ली इलेक्शंस भी कर सकते हैं, मुमकिन है नहीं, तो फिर वजह बताएं कि क्या हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज कर रहे हैं, क्या हम कानून कायदे से हट के कोई चीज कर रहे हैं, क्या टर्म उससे पहले खत्म हो रही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 6 महीने एक्सटेंड भी हो सकता है अगर सिचुएशन हो, कोई ऐसी हो इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी आती है, तो क्या उसमें 6 महीने इलेक्शन, हम ये भी नहीं कह रहे। हम तो आप बाकी नहीं कह रहे या आप कह के भी नहीं कह रहे। मैं कह के भी, अब समझने वाले को समझ जाइए कि हमारे पास ये कार्ड भी है। अच्छा, ऐसा भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस हो, आपके यहाँ से ये कहा था कि वक्त पे होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये ऑप्शन भी है कि 6 महीने और ताखीर हो सकती है, इसमें इकोनॉमिक वजूहात की वजह से भी। नहीं, देखें वहाँ जो लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी है, उसमें इकोनॉमिक इमरजेंसी का भी लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम करना चाह रहे हैं, हम इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज ना सोचेंगे ना करेंगे, और इंशाल्लाह ना कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी होगी। इकोनॉमिक इमरजेंसी एज ऑफ नाउ इकोनॉमिक इमरजेंसी है। आज हमारा डिस्काउंट रेट 16% पे पहुंच चुका है, इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही है, हर हफ्ते डिफॉल्ट की खबरें आती हैं, इसहाक डार साहब को आके बताना पड़ता है हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने भी ये कहा है। आप ये बात ना करें प्लीज, ताकि व्यूअर्स देख रहे होंगे, आप कहें कि होगा इंशाल्लाह 5 दिसंबर को जब बॉन्ड की पेमेंट होगी तो तब सबको पता चल जाएगा। सब ये कह रहे हैं कि जी बॉन्ड की पेमेंट नहीं होगी। जो लोग जो एंटी पाकिस्तान है वो ये बात कर रहे हैं, इसको उछाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी इंस्टेबिलिटी है, स्टॉक मार्केट में भी इंस्टेबिलिटी है, लोगों ने पैसे रोक के रखे हुए हैं, डॉलर भी खरीद रहे हैं। और जब वो पेमेंट होगी इंशाल्लाह रुपी बेहतर होगा, डॉलर की कीमत कदरे कम होगी और इंशाल्लाह स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन यार साहब इस चीज़ को वाजे कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक और सियासी तनाव बन जाएगा कि वो अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और आपने ये कह दिया कि एक 6 महीने का ऑप्शन भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हो तो हम 6 महीने मजीद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक असेंबली की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसा कोई प्लान नहीं है या वक्त आने पर फैसला करेंगे? अच्छा, इस पे भी जरा डिस्कस कर लीजिए जी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन 6 महीने आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं, हम नहीं मांग रही है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है कि अगर अर्ली इलेक्शन कराने तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है। अगर हम जलसे जुलूसों से के दबाव में आके नया इलेक्शन कराने में मान गए तो फिर अगली दफा कोई और जमात आ जाएगी, उससे दफा अगली हर 6-6 महीने के बाद लोग आएंगे, कहेंगे जी अर्ली इलेक्शन करा दे, हमें ये गवर्नमेंट नहीं मंजूर।
ये धमकियों के साथ हुकूमतें ना चलती हैं, ना चल सकती हैं। और हम बात यही कह रहे हैं कि आपको बैठना चाहिए, कुछ चीज़ों के ऊपर चार्टर कर लेना चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में, बाकी हमसे लड़ें, हमें बुरा भला कहें, हमें घड़ी चोर कहें, हमारी घड़ी जाग के जो सऊदी प्रिंस ने दी वो हमारी बेच दें, आप जो मर्जी करें, मगर ऐसे ना करें, कानून कायदे में रह के खेलें, रूल्स बने हुए हैं, ये बॉल टेम्परिंग ना करें, और ये जो हिट विकेट हुए 2 बारियों की लेने की बात ना करें। अब वो करें जो कानून कायदा, और बैठें, जरूर बैठें, बात करें। बात में से बहुत चीज निकलती है, जब आमने सामने बैठते तो कई नरमी आती है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं 3.5 साल का एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, जितनी दफा हमारे दोस्त पीटीआई के नेगोशिएशन करने आए वेरियस इश्यूज पे, कोई बगैर इख्तियार के आए, उनके पास इख्तियार तो नहीं क्योंकि है। यार साहब आप जो है वो पार्टी के कोर ग्रुप का हिस्सा भी हैं, तो ये आपस में डिस्कशन हुई है कि क्योंकि अभी तो आप लोग कहते हैं ना कि हमें अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, इकोनॉमिक हमने बड़े मुश्किल फैसले किए, उससे हमें रिकवर करना है, कुछ हम परफॉर्म करें, आवाम को कुछ रिलीफ दें, फिर इलेक्शन में जाएंगे। तो आपस में ये डिस्कशन हुई है कि अगर अक्टूबर तक या सितंबर तक रिलीफ ना दे सके तो फिर 6 महीने आगे भी बढ़ा सकेंगे, इस चीज पे कोई डिस्कशन? नहीं, डिस्कशन भी नहीं हुई। मगर मैं ये कह रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं कम कर दें, तो मैं कह रहा हूँ आइन में तो लिखा हुआ है ज्यादा भी कर सकते हैं, मगर ना डिस्कशन हुई है, किसी तरह की डिस्कशन इस चीज पे नहीं हुई है। मगर हम टाइम पे कराना चाहते हैं। अगर ये जल्दी कराना चाहते हैं या इनकी तो और कोई कंडीशंस है जो पाकिस्तान के मफाद में, बैठ जाते हैं। ठीक है। और ये बताइए, फवाद साहब ने ये भी कहा है कि एक जो दूसरा मौक़िफ़ है पीटीआई का वो ये है कि फ्रेमवर्क सियासतदानों को ही तय करना है, इदारों को इसमें बीच में नहीं लेकर आते। तो आप गवर्नमेंट में हैं, पहल करेंगे? क्योंकि अभी तक तो दोनों तरफ से यही सुनने में आता है कि जी बातचीत हो सकती है, लेकिन उनको पहल नहीं कर रहा। डार साहब गए थे ना, डार साहब से पहले भी कुछ मुलाकातें हुई थी, ये पीडीएम फैसला करेगा, पीडीएम जरूर मुलाकात देखें। अब पहले तो ये फैसला करें फवाद साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है या असद उमर साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, पहले ये फैसला कर लें कि जमहूरी कुव्वतें ये बात करेंगी या असद उमर साहब कह रहे हैं अफवाज पाकिस्तान, ये फैसला करें। सही। यार साहब 24 दिसंबर 2021 में आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था, आप लंदन से होकर आए थे, आपकी मुलाकात हुई थी अपने कायद से, आपने कहा था कि जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उसके बाद तो बहुत कुछ बदल गया, आपके हक में बदल गया, आपकी गवर्नमेंट भी आ चुकी है, फैसले भी आपके हक में आ रहे हैं। तो मियां साहब कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की शक्ल में हमारी हुकूमत आ गई, और इंशाल्लाह अब नवाज शरीफ साहब खुद इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। इलेक्शन से पहले ही आएंगे? बहुत पहले इंशाल्लाह। इलेक्शन से बहुत पहले, लेकिन अपने केसेस जब खत्म हो जाएंगे या कुछ उनको रिलीफ मिलेगा उसके बाद? देखें, ये तो मैं आपको नहीं इस वक्त बताऊंगा, मगर इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर यकीन है कि बहुत सी चीज़ें इन दिनों में कही गई जिसमें साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही थे और उनसे ज्यादती हुई, बहुत सी चीज़ें कही गई। तो इसलिए मेरा ख्याल है लेस सेड इज बेटर, और अल्लाह ताला से हम दुआ करें जब अल्लाह ताला की अदालत में अपनी चीज़ें डाल देंगे, देर जरूर कर सकते हैं, देर नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। या साथ एक हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक ब्रेक, बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस बात पे अब तक क्लैरिटी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का इवेंट वन डे है, यानी कि रावलपिंडी में जलसा करेंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे, या मुमकिन है कि वो मार्च करें इस्लामाबाद की तरफ, और क्या ये भी मुमकिन है कि धरना दें रावलपिंडी में, क्योंकि खैमा बस्ती भी तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों के लिए बनाई है। इस बात पर क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट प्लान क्या है, और ये भी बड़ा अहम सवाल है कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को बार बार अपना वेन्यू तब्दील करना पड़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया वासिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वासिक साहब, ये क्या मामला है? पंजाब में आपकी हुकूमत है, फिर भी बड़ी दुश्वारी हुई जगह मिलने में कि किस जगह जलसा करेंगे, कहाँ पे स्टेज लगाएंगे, कहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, क्या वजह है इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, यकीनन मीडिया में भी पूरा दिन चलता रहा। दुश्वारी हमें अपनी गवर्नमेंट से पंजाब में जगह लेने पे दुश्वारी नहीं थी। दुश्वारी इस बात की है कि जो इस्लामाबाद की इम्पोर्टेड हुकूमत है और इन्होंने जो इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हुए खान साहब की जान के पीछे पड़े हुए, दुश्वारी इस बात की थी। दुश्वारी इस बात की है कि हमने उनको कहा कि हमें इजाज़त दी जाए परेड ग्राउंड में, खान साहब का हेली वहाँ से उनको हेली ड्रॉप करेगा और हम वहाँ से डायरेक्ट उनको लेके आएंगे। सेफ हमें रास्ता चाहिए जो कि कंटेनर पे लेके आए खान साहब को जलसे के लिए, जलसा गाह में।
जबकि इस्लामाबाद में उसको सील करके कैटेगोरिकली, एक तो हमें कैटेगोरिकली कहती है कि तो हम तो आपको परेड ग्राउंड देते ही नहीं, यानी कि परेड ग्राउंड में पार्टी जलसे कर सकती हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उन्होंने खान साहब की वहां पर लैंडिंग को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगर वो रिजेक्शन है तो फिर हमें उन्होंने ये कहा कि आप खान साहब को के पंजाब के एरिया में उतारे और उनको पब्लिक के दरमियान में से लेके आए। तो ये तो आप समझें कि ये तो डायरेक्ट लाइफ थ्रेट, एक तो पहले ही क्या हालात है, एक पार्टी के सरबराह के ऊपर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के ऊपर जब अटैक हो, जानलेवा अटैक हो, दोबारा आप उसको ये तजवीज़ दें कि भाई हमारी तरफ से ये है कि आप उसको पब्लिक के दरमियान से लेके आए, तो हम कैसे करते। सो 11th आवर तक हमारी कोशिश थी कि हमें इजाज़त मिले और इजाज़त हमें परेड ग्राउंड में लैंडिंग की मिले, जहाँ से हम खान साहब को सेफ और अच्छे तरीके से हम उनको खैरियत से के साथ लेके आ सकें कंटेनर पे। बट ये 11th आवर तक इशू बना रहा इंतजामिया की तरफ से और बिल आखिर हमने डिसाइड किया। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि आप इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर लैंड ना कराएं, रावलपिंडी में करवाएं और लोगों के दरमियान होते हुए वो स्टेज पे लेके जाएं, जो कि बड़ा रिस्की हो जाता। ये क्यों कहेंगे? क्योंकि आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो इनफैक्ट ये कहा है कि दहशतगर्दी का खतरा है, तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट है, आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपना जो जलसा है वो डिले कर दें, इस वक्त ना करें। वो तो ये कह रहे हैं आपसे। देखें, ये थ्रेट आज नहीं है, ये थ्रेट मैं आपको बताता चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी फेडरल में, तो जब दीगर जमातें मिलकर लॉन्ग मार्च कर रही थी, ये थ्रेट तो तब ही था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यहीं पर तो इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आप इस चीज को यकीनी बनाएं कि लोगों की जान माल सब महफूज है। तो ये कौन सा तरीका है कि आप एक पार्टी को कह रहे हैं आप इसको पोस्टपोन करें, लेकिन हम आपको सिक्योरिटी देने के लिए मजाज नहीं है। यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि भाई वो हम पंजाब की टेरिटरी में कर रहे हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ वासिक साहब, देखिए पहले भी जो इमरान खान पे हमला हुआ वो पंजाब की टेरिटरी थी, वहां पे जो अवलीन जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की वो पंजाब पुलिस की बनती थी। और यहाँ पे भी अब आप जो करने जा रहे हैं जलसा, ये रावलपिंडी है, पंजाब का एरिया है, तो यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब आपको सिक्योरिटी दी या ना दे, लेकिन पंजाब पुलिस सिक्योरिटी देगी, इसकी एश्योरिटी है। जो पहले लैप्स हुआ वो तो नहीं होगा दोबारा। बिल्कुल सिक्योरिटी प्लान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। इंशाअल्लाह बखैर आफियत के साथ ये सारा प्रोग्राम हमारा हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके तवस्सुत से पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ कि हम जलसा पंजाब में कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी पंजाब की है, हमें समझ आ गई। हम आपसे सिर्फ लैंडिंग मांग रहे हैं और 2 किलोमीटर की गाड़ी है जो वहां से लेके उनको लेके आएगी आपके हमारे पंजाब की टेरिटरी में, और खान साहब को हम वहां पर पहुंचाना चाहते हैं। सही। तो क्यों ये आपके ख्याल में इजाजत नहीं दी गई फैजाबाद में हेलीकॉप्टर लैंड करने की परेड ग्राउंड में? दोबारा पूछिएगा जी। मैंने कहा क्यों आपको लगता है परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई? बदनीयती है, और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो एक एजेंडा है कि किसी सूरत भी हमने खान को कामयाब नहीं होने देना। हम तो पहले ही कह चुके हैं हम इस्लामाबाद में हमारा वहां पर आने का मकसद नहीं है, हम अपना इवेंट कर रहे हैं, हमारा पंजाब में है, जो इवेंट है सारे इंतजाम पंजाब के हैं। तो ये बदनीयती के अलावा और क्या हो सकता है? और सिर्फ अल्लाह माफ करे, मैं गॉड फॉरबिड्स आई रिपीट, कि यहाँ पे आप हालत देखें कि 1 किलोमीटर की जगह है जहाँ पर हमारा जलसा हो रहा है और जहाँ पर लैंडिंग होनी है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की होगी, कि हमें लैंड करने दे। वहां पर जलसा हो सकता है लेकिन लैंडिंग नहीं हो सकती। इसमें बदनीयती नहीं है तो क्या है? और खान जो फैजाबाद में पहले हमने नाम दिए हैं लोगों के, ये वही नाम है जो इस्लामाबाद की गवर्नमेंट में बैठे। कौन है ये लोग? वजीर आजम है और उसके साथ वजीर दाखिला है। और वासिक साहब, पहले फैजाबाद का एरिया आप लोगों ने आपको दे दिया गया था आपको कि वहां पे आप जलसा करेंगे, वहां पे स्टेज बनाएंगे, वो भी तब्दील कर दिया, आप थोड़ा आगे चले गए रहमानाबाद की तरफ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि खान साहब की जो हमने लैंडिंग करनी है, लैंडिंग हम लोगों ने बैक साइड ऑफ द स्टेज है ताकि खान साहब को हम लोग सेफ तरीके से लेके आ सके जलसागाह। सही। और आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो फुल प्रूफ हैं, ये बताइएगा तरीके से पूरे इंशाल्लाह। ये इजाजत आपको रावलपिंडी की इंतजामिया ने 1 दिन जलसा करने की दी है और इसके बाद 1 तारीख से यहाँ पे टेस्ट मैच भी होना है, बिल्कुल करीब है स्टेडियम रावलपिंडी का। इमरान खान साहब ब्रिटिश हाई कमिश्नर को खुद यकीन दहानी करवा चुके हैं कि आपका जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का वो हो जाएगा, कोई रुकावट हम नहीं पैदा करेंगे उसमें। तो इरादा क्या है? 1 डे इवेंट है, जलसा होगा, खत्म हो जाएगा, या लंबा बैठने का इरादा है? क्योंकि फिर खैमा बस्ती भी आप लोगों ने बनाई है, बड़ा टेंट बनाया है, वॉशरूम वगैरह लगाए, तो इरादा क्या एग्जैक्टली आप लोगों का? लेट इट बी विद इमरान खान साहब। हमारा 1 डे इवेंट है, लेकिन डेफिनेटली कल के लिए खान साहब के पास बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो उन्होंने आके देने। लेकिन मैं इसके साथ साथ इस बात को वाज़ेह करता चलूं, क्योंकि हम इतना आगे आ गए
कि हमारा जो हमारा स्टेडियम है, स्टेडियम में टीम्स का आना, टीम्स का प्रैक्टिस करना, टीम्स के वो जो प्रैक्टिस डे भी रखा हुआ है एंड मैचेस से रिलेटेड है, उसमें कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भरपूर तरीके से वो कनेक्टेड रोड्स के ऊपर है, जहाँ पर इस्लामाबाद से वो आ सकते हैं और इस्लामाबाद से इजीली वापस टीम्स जा सकती हैं। हमारा जो एरिया है, लेकिन आपको पता है ना सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पर होती है। इतना अगर आप कह रहे हैं कि आप 4-5 दिन मिसाल के तौर पे बैठ जाते हैं, मैच शुरू हो जाता है, तो वहां पता नहीं कितने हजार लोग आप बिठा देंगे, कौन कौन उसमें शरीक होगा, वो सिक्योरिटी इंतजाम तो नहीं हो सकते जो अमूमन मैचेस के लिए होते हैं। ये तो आप लोगों को इस बात का अंदेशा लग रहा है कि हम लोग वहां पर बैठ जाएंगे। मैंने आपसे ये कहा कि वो ये तो 11th आवर का डिसीजन है खान साहब का। मैं तो वैसे ही पूछा वासिक साहब, क्योंकि आप खुद इंतजामात भी देख रहे हैं, तो मुझे ये बताइए लोग किस तैयारी के साथ आ रहे हैं कि कल हम जलसा करेंगे, घर चले जाएंगे, या कोई सामान लेकर आ रहे हैं कि हम बैठेंगे, धरना देंगे, या फिर हमें शायद लॉन्ग मार्च भी करना हो इस्लामाबाद? हमारा 1 डे इवेंट है और कल हमारा 1 डे इवेंट होगा इंशाल्लाह, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क्रिकेट के लिए जो टीम्स आ रही हैं, हम इनसे भी काफी दूर हैं, हम स्टेडियम से भी दूर हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामाबाद जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके शर से भी बड़े दूर हो गए। अदरवाइज हमें इसके शर का बड़ा इनके इम्पोर्टेड हुकूमत के शर से दूर रहेंगे, यानी कि कोई लॉन्ग मार्च भी नहीं करेंगे इस्लामाबाद की तरफ? नहीं, अभी लॉन्ग मार्च की तो ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है। डेफिनेटली ये अगेन ये खान साहब का अपना डिसीजन है, खान साहब ने करना है। हमने ये अलबत्ता जरूर रखा है इंतहाई पुरअमन। इंतहाई पुरअमन का मतलब यही है कि भाई हमने किसी ऐसी कोई सिनेरियो नहीं क्रिएट करना कि जिसमें कोई शोर शराबा मचे या खराबी हो। लेकिन वासिक साहब, फिर वो जो खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन की तारीख उनको मिल जाए, वो दबाव कैसे डालेंगे तहरीक इंसाफ आप? यानी अगर एक दिन जलसा करके चले जाते हैं तो हुकूमत कहेगी ठीक है 100 बिस्मिल्लाह जलसा करें, चले जाएं। स्ट्रेटेजी है वो, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वक्त आने पे क्यों ना शो करें। अच्छा, इसके अलावा भी कोई स्ट्रेटेजी है? No, there must be a strategy. There is a plan after another plan. There is a plan after another plan. बहुत शुक्रिया वासिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम हुकूमत जब आई तो उसके पहले वजीर खजाना थे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, जो सिर्फ 5 महीने अपने ओहदे पर रहे और फिर उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया। और इस दौरान मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ये तनकीद करते रहे कि जो पॉलिसीज हैं मिफ्ता इस्माइल की वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉलर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर गया है, रुपी अंडर वैल्यूड है, जब वो आएंगे तो 200 रुपये से कम कर देंगे, ये दावा उन्होंने किया। लेकिन ये दावा अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 223 रुपये का है और ओपन मार्केट में 240 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। ये भी तनकीद की इसाक डार साहब ने कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस तरीके से निगोशिएट किया, IMF से शख्स शराइत मानी गई, वो दुरुस्त नहीं थी। और ये हिंट देते रहे कि जब वो आएंगे तो IMF से रीनेगोशिएट करेंगे और कुछ पॉलिसीज़ में नरमी लेके आएंगे। लेकिन उनका ये दावा भी गलत साबित हुआ, क्योंकि IMF ने दोबारा उनसे ना निगोशिएट किया, ना अपनी शराइत में किसी किस्म की नरमी दिखाई। ये भी कहते रहे इसाक डार साहब कि पेट्रोलियम लेवी बहुत ज़्यादा है, आवाम पर बोझ है। और जब इसाक डार साहब ने अपना चार्ज संभाला फाइनेंस मिनिस्ट्री का, तो पेट्रोल पे उन्होंने लेवी 5 रुपये कम कर दी, 32 से 27 रुपये कर दी। लेकिन अब वही लेवी अगले चंद हफ्तों में 50 रुपये तक जा चुकी है। और फिर ये भी कहते रहे इसाक डार साहब कि शरह सूद 15% बहुत ज़्यादा है, मईशत का पहिया रुक जाएगा, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 1% से बढ़ा के 16% कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस साल के आखिर में भी जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 21 से 23% रहेगी, जबकि जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2% होगी। क्या इन इकदाम से इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो सकते हैं? क्योंकि हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस साल जो महंगाई की शरह है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर अजीब साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज स्टेट बैंक ने जो फैसला किया है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि शरह सूद में इजाफा होगा, लेकिन स्टेट बैंक के मुताबिक जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपके ख्याल में इन फैसलों से क्या इन्फ्लेशन को काबू में लाया जा सकता है, और क्या जो मईशत का पहिया है मजीद वो रुक नहीं जाएगा 16% शरह सूद पर? शहजाद साहब देखें, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो लार्जली बेस्ड है इस फैक्ट पे कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन कर गई है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो कम उसकी ऑफ टेक हुई है Q1 में। फॉर एग्जांपल सिर्फ 86 बिलियन की ऑफ टेक हुई थी। लास्ट ईयर Q1 में
226 बिलियन की ऑफ टेक हुई थी। सीमेंट स्लो है, ऑटोमोबाइल स्लो हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्लो हैं। 5th मंथ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ड्रॉप कर रही है। सो इसको देखते हुए मार्केट ये एक्सपेक्टेशन बना रही थी और ये भी सोच रही थी कि शायद इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का कम होना जो है वो भी सीप इन करेगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने में आने वाले दिनों में। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, पर ये ना भूलिए कि ये भी आपने देखना है कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं। आपका जो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट है, आई थिंक दैट इज नॉट समथिंग दैट द IMF वुड वांट दैट वे। सो एक तो ये मेजर वजह। दूसरी मेजर वजह ये है कि आपका जो करेंसी पे प्रेशर है उसको रिलीव करने का एक तरीका बड़ा सिंपल ये है कि अगर मैं डॉलर में सेव करने की बजाय इस वक्त रुपी का इंटरेस्ट रेट हायर देखूं, 16-17% पे देखूं, तो मैं रुपी में सेव करना शुरू कर दूंगा, जो इंसेंटिवाइज करता है ये लोगों को रुपी में सेव करने के लिए। और तीसरी वजह इसकी ये है कि जो एक्सटर्नल अकाउंट के चैलेंजेस हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। और चौथी वजह ये भी है कि आपका CPI 26.6% अक्टूबर में था। मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन 4.7% बढ़ रही थी। ये बड़े एलिवेटेड लेवल्स हैं। इन एलिवेटेड लेवल्स की जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई है उसको तोड़ने के लिए शायद इस वक्त 16% करना जो है वो IMF की नजर में और हमारे स्टेट बैंक की मॉनेटरी टीम की नजर में जरूरी हो गया था। हम बहुत ज्यादा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, कोविड की लार्जेस्ट एमनेस्टीज, पेंट अप डिमांड, इस सिचुएशन से आ रहे हैं। हमारे पास इस वक्त कंट्रोल्ड स्लो डाउन की जरूरत है, वो IMF करना चाहता है। सो फंड में रहने के लिए ऑल इन ऑल आई थिंक ये आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी। खाकन साहब, स्लाइटली पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि ये हुकूमत तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि साल के आखिर तक जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा, हम रिकवरी मोड में चले जाएंगे, बट ये स्टेटमेंट पढ़ के मॉनेटरी पॉलिसी का ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अगर 23% होगी, जो कि ज्यादा भी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन ये है, और ग्रोथ सिर्फ 2% पे प्रोजेक्ट की हुई है, तो ये साल कहीं से भी इकोनॉमिक रिकवरी का तो नहीं लगता पॉलिटिकली। शहजाद साहब, एट बेस्ट अगर अथॉरिटीज को हम एडवाइस आपकी वसातत से, तो वो ये होगी कि फिस्कल स्लिपेज हुई है। फॉर एग्जांपल, आपने 1% ऑफ GDP Q1 में अपना दिया है फिस्कल डेफिसिट, 0.7 की एक्सपेक्टेशन थी, उसको संभालें, कॉन्जर्वेशन की तरफ जाएं। एनर्जी पे तो आपको हायर प्लांट्स नहीं चलाने पड़ेंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरह जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कलेक्ट करें। इसी तरह एक्सपेंडिचर की रीअलोकेशन करें। अगर ये सब कर भी लेंगे और कुछ सप्लाई साइड बॉटलनेक्स रिमूव भी कर लेंगे, और अगर हम चीपर फ्यूल से पे चले जाएंगे, तो इस सारी चीजों को देखते हुए और सब्सिडी को टारगेट करें प्लीज सिर्फ वल्नरेबल पे, ताकि आपका एक्सपेंडिचर कम हो। तब भी मैं ये समझता हूं कि FY23 एक स्टेबिलिटी का साल तो बन सकता है कि हम ये सारी चीजें करके जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको एक कंट्रोल्ड स्लो डाउन में रखें, लोगों पे जो फूड की प्राइस का इंपैक्ट है वो कम करें। शहजाद साहब, 6 हफ्ते से जो SPI है वो वीक ऑन वीक बढ़ रहा है। इसको तोड़ने के लिए सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, चाहे वो वीट की इंपोर्ट हो, चाहे वो बाकी चीजों की इंपोर्ट हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस को ठीक रखना हो, वो बहुत जरूरी हो गया है। अगर ये सब कुछ करेंगे तो एट बेस्ट ये कर पाएंगे। एंड अगेन फंड के प्रोग्राम में रहें ताकि डॉलर का फ्लोज रहे। उससे बहुत बड़ा फर्क ये भी पड़ेगा कि जो कमोडिटी का राइज आया है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इसलिए आता है कि 180 रुपए का रुपया डॉलर या 234 रुपए का रुपया। सो ये सारे अवामिल हैं जो हमें संभालने हैं, सो दैट FY23 हम चोट से गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।